भरतवन जंगल में सारे पक्षी एक पेड़ के पास इकट्ठा हुए थे। अभी तो सर्दियाँ शुरू हुई है तो इतनी ठंड पड़ी है, पता नहीं आने वाले दिनों में ठंड कैसी होगी। तभी वहाँ पर सूचना पक्षी सूचना देने के लिए आ जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, भरतवन जंगल के वासियों सुनो। सूत्रों के हिसाब से हमें यह पता चला है कि आने वाले दिनों में जंगल में ठंड की लहर आने की संभावना है। तो राजा जी ने सारे जंगल वासियों को यह सूचना दी है कि आप सभी अपने अपने घोंसले आने वाले संकट के लिए मजबूत कर लीजिए। सूचना पक्षी सूचना देकर चले जाते हैं। उनकी बात सुनते ही सारे पक्षी डर जाते हैं। चलो, अब नया संकट आ गया। आए दिन इस जंगल में कुछ न कुछ तो होता रहता है। एक संकट गया नहीं तो दूसरा हाजिर। अगर जंगल में ठंड की लहर आ गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमें मुसीबत आने से पहले ही कोई उपाय करना होगा। तुम सही कहती हो रानो। अभी तो रात हो गई है, लेकिन कल सुबह होते ही हम सब पक्षी मिलकर निकलेंगे। हम सभी के घोंसले को ठंड से बचाने के लिए जो सामग्री लगती है वो इकट्ठा करेंगे। तुम सही कहती हो पारुल। चलो फिर ठीक है, कल सुबह हम यहीं पर आकर इकट्ठा होंगे और यहीं से सामग्री की खोज में निकलेंगे। रात हो गई थी। सब पक्षी अपने अपने घोंसले में बैठे हुए थे। पारुल और उसके परिवार ने खाना खा लिया और सब सो गए। सुबह हो गई। सभी पक्षी उसी जगह पर इकट्ठा हुए। सब पक्षी मिलकर सामग्री की खोज में निकल पड़े। थोड़ी दूर आने पर पक्षियों ने देखा जंगल में हर तरफ बर्फ की चादर जमा हो गई थी। बर्फ जमा हो जाने की वजह से सूखी लकड़ियां भी नहीं दिख रही थी। पक्षी थोड़ा और आगे चले गए, लेकिन उनकी मेहनत बेकार गई। उन्हें कहीं पर भी एक भी लकड़ी का टुकड़ा नहीं मिला। कालू को आने वाले संकट के बारे में जरा भी चिंता नहीं थी, क्योंकि कालू ने बहुत बड़ा होटल बना लिया था। होटल के सभी कमरे इतने सक्षम थे कि वे आने वाले सारे मौसम को झेल सकते थे। लेकिन कालू को लकड़ियों की जानकारी थी, इस वजह से वे उन सारे पक्षियों के साथ आया हुआ था। उई माँ, मर गई रे, मेरा पैर। अरे बुल्ली मौसी, क्या हुआ आपको? लगता है मेरे पैरों में मोच आ गई है। अब मैं ज़्यादा देर तक नहीं उड़ सकती। मैं अब और आगे नहीं जा सकती। मैं यहीं से वापस चली जाती हूँ। जो होगा देखा जाएगा। हमें सूखी लकड़ियाँ मिल सकती है, लेकिन हमें थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। कालू भैया, हम सब बहुत थक गए हैं और आगे हम नहीं जा पाएंगे। हाँ कालू भैया, अगर हम आगे चले गए तो वापस आते आते ठंड की वजह से हम मर जाएंगे। हम यहीं से वापस चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलो हम यहीं से वापस चलते हैं। जो होगा देखा जाएगा। सारे पक्षी वापस अपने जंगल आ जाते हैं। वापस आते आते उन्हें रात हो गई थी और सारे पक्षी भी बहुत थक गए थे। घर आते ही सारे पक्षी अपने घोंसले में आराम करने लगे। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पारुल बाजार से सब्जियां खरीदकर अपने घर वापस जा रही थी। तभी रास्ते में उसे कालू कौवे का होटल दिखाई दिया। पारुल कालू से मिलने उसके होटल चली गई। कालू होटल के बाहर ही रिसेप्शन काउंटर पर चैन की नींद सो रहा था। पारुल ने कालू को आवाज लगाई। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, उठ जाइए। कालू नींद से जाग जाता है। अरे पारुल, तुम आओ आओ, कहो आज कैसे आना हुआ? मैं बाजार से सब्जियां खरीदकर घर जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना जाते जाते आपसे मिलते चली जाऊं। मैंने सोचा था कि आपको मुझसे मिलने के लिए 1 सेकंड का भी वक्त नहीं होगा। आपका होटल ग्राहकों से भरा पड़ा होगा। मैंने भी यही सोचा था पारुल, लेकिन तुम तो देख रही हो मेरा होटल एकदम खाली है। बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। क्या आपने पता लगाया कि ऐसा क्यों हो रहा है?
मैंने पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पारुल। तभी पारुल को बोर्ड पर रूम का प्राइस चार्ट दिखाई देता है। पारुल ने देखा कालू ने होटल के रूम के दाम बहुत ज़्यादा रखे थे। कालू भैया, आपने होटल के रूम के दाम इतने ज़्यादा क्यों रखे हैं? अरे वो क्या है ना पारुल, मेरा होटल ज़्यादातर खाली ही रहता है और जो ग्राहक रूम ले लेते हैं वो या तो मजबूरी से ले लेते हैं या फिर वो अमीर होते हैं। इसीलिए जो भी ग्राहक होटल के रूम ले लेता है मैं उससे ज़्यादा पैसे ले लेता हूँ। अब समझ आया मुझे, आपके रूम के दाम बहुत ज़्यादा है। अगर आपको लगता है कि आपका होटल कभी खाली ना रहे तो आपको होटल के रूम का प्राइस कम करना पड़ेगा। शायद तुम सही कह रही हो पारुल, मैं आज और इसी वक्त से होटल की सारी व्यवस्था ही बदल दूंगा। कालू भैया, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अगर हम मेरे आइडिया को इस्तेमाल करेंगे तो आपका होटल इस पूरी सर्दी में हाउसफुल रहेगा। अरे वाह पारुल, ऐसी कौन सी आइडिया है तुम्हारे पास, जल्दी बताओ। कालू भैया, आपको तो पता ही है, आने वाले दिनों में जंगल में ठंड की लहर आने वाली है। अगर हम जंगल के सारे पक्षियों को आपके होटल के रूम कम रेट में दे देंगे तो सर्दियां खत्म होने तक एक भी रूम खाली नहीं रहेगा। उससे आपका भी फायदा है और पक्षियों का सर्दी के मौसम में बचाव भी होगा, क्योंकि आपके होटल के कमरे ठंड की लहर को झेल सकते हैं। अरे वाह पारुल, यह तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। चलो हम एक एक करके सारे पंछियों को ये बात बताते हैं। अरे कालू भैया, अगर हम एक एक करके सारे पक्षियों को बताने जाएंगे तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। इसके बजाय हम एक काम करते हैं, हम पोस्टर छपवाते हैं और जगह जगह पर इस पोस्टर को लगवा देंगे। इससे हमारे जंगल के भी पक्षी आएंगे और साथ ही साथ दूसरे पक्षी भी आएंगे जिनके घोंसले कमज़ोर है। सही कहा तुमने पारुल, चलो फिर। पारुल और कालू पोस्टर छपवा देते हैं और उसे पूरे जंगल में लगा देते हैं। जैसे ही पक्षी कालू के पोस्टर देखते हैं वो एक एक करके कालू के होटल में पूरी सर्दियां बिताने के लिए आ जाते हैं। देखते ही देखते कालू का पूरा होटल ग्राहकों से भर जाता है। सारे पक्षी मिलजुल कर रहने लगते हैं। सारे पक्षी मिलकर रात में बॉनफायर जला देते हैं और सर्दी का आनंद लेते हैं। 2-4 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और पड़ोस वाले जंगल के लुटेरे पक्षियों को इस बात की खबर लग जाती है कि भरतवन जंगल के सारे पक्षी एक होटल में रुके हुए हैं और पूरा जंगल खाली है। सारे लुटेरे पक्षी मिलकर ये योजना बना लेते हैं कि एक एक करके वे जंगल के सारे पक्षियों के घोंसले लूट लेंगे। इधर कालू के होटल में सारे पक्षी आराम से रह रहे थे और रात के समय लुटेरे पक्षी घरों को लूट रहे थे। ऐसा करते करते वे सारे घरों को लूट लेते हैं। ठंड का मौसम कम हो जाता है। पक्षी अपने अपने घरों की तरफ वापस आ जाते हैं और देखते हैं तो क्या, उनके घर का सारा सामान चोरी हो चुका था। पूरे जंगल में अफरा तफरी का माहौल था। ये खबर राजा जी के कानों तक पहुंच जाती है। राजा जी और उनके सिपाही वहां पर आ जाते हैं। पारुल और कालू भी वहां पर मौजूद थे। ये सब किसने किया? हमें इस बात का जल्द से जल्द पता लगाना होगा। सिपाहियों, अभी के अभी जाओ और उन लुटेरों का पता लगाओ। तभी पारुल चिड़िया को पड़ोस वाले जंगल के लुटेरे पक्षियों के गिरे हुए पंख दिख जाते हैं और एक गले का लॉकेट भी पड़ा हुआ दिखाई देता है। पारुल राजा जी के बात को रोकते हुए बोलती है, राजा जी, ये देखिए, ये पंख तो हमारे जंगल के किसी पक्षियों का नहीं है और लगता है ये लॉकेट भी उनमें से किसी एक का होगा। अरे हाँ पारुल, ये तो पड़ोस वाले जंगल के पंछियों के पंख है। लगता है उन्हें पता था कि जंगल में कोई भी नहीं है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो यहाँ चोरी करने चले आए होंगे। अच्छा, तो ऐसी बात है। मैं भी पड़ोस के जंगल के राजा से बात करता हूँ और उन लुटेरे पंछियों को सबक सिखाता हूँ। नहीं नहीं राजा जी, वो ऐसे अपना गुनाह कभी कबूल नहीं करेंगे। हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। वो कैसे पारुल?
मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कुछ उपाय जरूर निकालूंगी। इधर लुटेरे पक्षी अपने जंगल वापस आ जाते हैं और देखते हैं तो क्या, उनके सारे घोंसले बर्फ में दब चुके होते हैं। उनमें से लुटेरे सरदार ने कहा, अरे साथियों, हमारे घोंसले तो बर्फ के नीचे दब गए हैं। अब हमें रहने के लिए कोई और जगह का इंतजाम करना पड़ेगा। सरदार, मैंने सुना है कि पड़ोस वाले जंगल में कालू कौवे का एक बहुत ही अच्छा होटल है और हम अपना चोरी का सारा सामान उसी के होटल में छुपा देंगे। ठीक है, चलो फिर। रात हो जाती है। सारे पक्षी अपने अपने घरों में सो जाते हैं। कालू भी अपने होटल के कमरे में सो रहा होता है। तभी रूम का दरवाजा कोई खटखटाता है। कालू दरवाजा खोलता है। देखता है तो क्या, वही लुटेरे पक्षी कालू के यहाँ पर रूम लेने के लिए आए हुए थे। कालू ने देखा जो लॉकेट पारुल को घोंसले के बाहर मिला था, वही लॉकेट उन सारे पक्षियों के गले में था, सिवा एक पक्षी के गले में छोड़कर। कालू समझ गया कि यही लुटेरे पक्षी है। कालू ने उनको पहचान लिया था, लेकिन उसने उस वक्त कुछ नहीं किया और उनको रूम दे दिया। लुटेरे पक्षी लूटा हुआ सारा सामान अपने साथ में लेकर आए हुए थे। जैसे ही पक्षी अंदर जाकर सो गए, कालू ने रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और राजा जी, उनके सिपाही और जंगल के सारे पक्षियों को बुला लिया। कालू की होशियारी की वजह से सारे लुटेरे पक्षी रंगे हाथ पकड़े गए। भरतवन जंगल के सभी पक्षियों को अपना अपना सारा सामान मिल गया। पारुल और कालू, शाबाश, तुम दोनों की वजह से हम लुटेरे पंछियों को पकड़ पाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताना और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना।